जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अखंड भारत का जो मुरल इस समय नए संसद भवन में लगा हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है। इसके ऊपर जो हमारा पिछला वीडियो था, उसके ऊपर काफ़ी सारे हमारे दोस्तों को, जो कि हमारे पड़ोसी देश से आते हैं, उनको आपत्ति हो गई कि भाई आखिर ये है क्या। अब अगर आप लोग ये नक्शा देखेंगे, ये नक्शा प्राचीन नेपाल का बताया जाता है। इस नक्शे के हिसाब से बहुत बड़ा यूपी का हिस्सा नेपाल का ही हिस्सा था। तो ऐसे में फिर देखिए, सवाल दोनों तरफ से उठने लगते हैं। अब नेपाल के लोगों ने जिस प्रकार से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, वो अपशब्द भी काफ़ी मतलब कह सकते हैं भाई क्या था, क्योंकि भारत में कई सारे नेपाल के युवक अपना रोजगार भी कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान भारत की तरफ से भी नेपाल के लिए जाता है। नेपाल हालांकि इस बात का क्लेम करता है और बिल्कुल सही भी करता है कि नेपाल भारत और चाइना के बीच में बफर की तरह भी एक देश है। तो ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस समय हैं। तो हम जरा जान लेते हैं क्या विवाद है, और भी ज़्यादा डीप में जाकर इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या विवाद है और एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत का दौरा कर रहे थे, उसी वक्त नए संसद भवन में लगाए गए अखंड भारत की एक तस्वीर को लेकर नेपाल में विवाद खड़ा हो गया। दरअसल हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। इस भवन में एक भित्ति चित्र है जिसे अखंड भारत का नक्शा बताया गया है। इस भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और कपिलवस्तु को भारत का हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जबकि लुम्बिनी को पड़ोसी देश नेपाल दशकों से नेपाली नक्शे में एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिखाता रहा है। चित्र में तक्षशिला सहित विभिन्न राज्यों और शहर शामिल हैं, जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान में है लेकिन प्राचीन भारत का हिस्सा थे। अब ऐसे में हमने एक सवाल चैट जीपीटी से भी किया कि भाई चैट जीपीटी अब हमें बताएगा कि भाई नेपाल जो था, क्या वाकई में वो कभी भारत का हिस्सा था या नहीं। क्योंकि देखिए, कंफ्यूजन तो सबके दिमाग में होता है और कंफ्यूजन होना लाजमी सी बात है। जब कुछ एक ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग जब आपस में बात करते हैं, तो विचारों का जो आदान प्रदान है वो तो होता ही है। तो ऐसे में अगर ये समझने की हम कोशिश करें कि भाई आखिर चैट जीपीटी क्या कहता है, तो यहाँ पर आप देखिए, इनका कहना है, मतलब मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर देखें हम, तो ये जो था नेपाल जो था काफ़ी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन इसके बाद जो प्रेजेंट डे की नेपाल की अगर हम बात करें, उसको किंग पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में एक किया था। कैसे किया था? या तो उन्होंने लोगों को जीता था या फिर लोगों को उन्होंने हराया था। ऐसे करके उन्होंने मतलब इस पूरे नेपाल को एकीकृत किया था। इसके बाद 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, सौगली की। इसने नेपाल की जो आज की बॉर्डर है उसको डिफाइन किया। 1816 की बात है। और इसके बाद में करेंट बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, और एक ब्रिटिश रेसिडेंट बनाया गया उसके बाद काठमांडू में, टू सर्व एज अ लाइजन बिटवीन द टू कंट्रीज। इसके बाद से ही नेपाल जो है एक आज़ाद देश है और वो कभी भी इंडिया के मैप में नहीं रहा। ये एक हमको चैट जीपीटी से प्राप्त जानकारी मिली है, जो कि अभी हमने आपके साथ साझा करी। अब यहां पर बात यह भी आती है कि भारत के भित्ति चित्र में नेपाल के हिस्से को देखने के बाद वहां के राजनीतिक दल और मुख्य विपक्षी दल भड़क गए। नेपाल के लोगों का कहना है कि भारत के संसद भवन में लगे भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्मस्थल को दिखाना ऐसा लग रहा है मानो भारत नेपाल के इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा हो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अखंड भारत में लुम्बिनी कपिलवस्तु का जिक्र क्यों किया गया, और क्या इससे भारत नेपाल के रिश्ते खराब होंगे। अब यहाँ पर एक ये जो सवाल सबसे बड़ा सामने आया, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला समझ लीजिए भित्ति चित्र होता क्या है। तो भित्ति चित्र की अगर हम बात करें, दीवारों पर उकेरी जाने वाले चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। संस्कृत भाषा में दीवार को भित्ति चित्र कहते हैं और भित्ति चित्र का नाम इसी संस्कृत भाषा से लिया गया है। भित्ति चित्रों का सबसे पहला प्रमाण अजंता एलोरा की गुफाओं, बाघ की गुफाओं और सित्तन वासल की गुफाओं पर विचित्र सुंदर भित्ति चित्रों से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अखंड भारत एक एकीकृत भारत की अवधारणा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसमें दावा किया जाता है कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, वो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। ना भविष्य की यहां बात की जा रही है, ना अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि कभी एक जमाने पर एक हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि उस समय पर, आज़ादी के पहले भी, भारत में अलग अलग छोटे छोटे राजा होते थे, स्टेट्स होती थी, कुछ बड़े राजा होते थे, वो सब आपस में लड़ते थे। स्टडी इन द ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया के इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार की किताब है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता मिलती। हालांकि बाद में अखंड भारत कई गणराज्य में बिखर गया था। वहीं 321 ईसा पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने बिखरे हुए गणराज्यों को मिलाकर एक बार फिर संगठित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार का हिस्सा है।
अब अगर हम बात करें अखंड भारत की विशालता की, तो राधा कुमुद मुखर्जी की किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य पश्चिम में ईरान से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो अखंड भारत है बिखरा कैसे। तो 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन होने के साथ ही अखंड भारत एक बार फिर बिखर गया, जिसमें शक, सातवाहन, किन, शांग, कुषाण, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे साम्राज्य बने। श्रीलंका की अखंड भारत के चोल और पांड्य साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन 1310 ईस्वी के बाद श्रीलंका आजाद हो गया। बाद में यहां अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन अंग्रेज इसे अलग देश मानते रहे। अफगानिस्तान में भी 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एसल, फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन का कब्जा हुआ। सन 1870 में रूस और ब्रिटेन के बीच हुई गंडक संधि में अफगानिस्तान बफर स्टेट बना और 18 अगस्त 1919 में ब्रिटेन ने आजाद कर दिया इसको। साल 1907 में ब्रिटेन से भूटान को भी अखंड भारत से अलग कर दिया गया और वहां उग्ने वांगचुक ने नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की। साल 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया और वहीं 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग ने पाकिस्तान को फिर दो हिस्सों में बांट दिया और बांग्लादेश बना। अखंड भारत का मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वीर सावरकर की किताब माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया गया है। इस किताब के अखंड भारत में पाक और चीन अधिकृत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का सिंध भी शामिल है। वीर सावरकर को ही आरएसएस के अखंड भारत का जनक भी माना जाता है। साल 1937 में हिंदू महासभा के 19वें वर्षगांठ पर वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए। इसमें कश्मीर से रामेश्वरम तक, सिंध से असम तक शामिल है। अखंड भारत के नक्शे पर नाराजगी जताते हुए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने अपने एक बयान में कहा कि भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का विवादित भित्तिचित्र नेपाल के साथ साथ पड़ोसी देशों में अनावश्यक और हानिकारक कूटनीतिक विवाद भड़का सकता है। उन्होंने उसी बयान में आगे कहा कि पहले से ही विश्वास की कमी के कारण भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध खराब हो चुके हैं। ऐसे में भित्तिचित्र के कारण वजह से इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब यहां पर बात यह आती है कि क्या वाकई में इस कदम से भारत और नेपाल के रिश्ते खराब होंगे या कुछ असर पड़ेगा। तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर विवाद पहले भी हो चुके हैं। कुछ साल पहले ही काला पानी के नक्शे को लेकर भारत और नेपाल के एक दूसरे के आमने सामने होने की खबरें आई थी। दरअसल साल 2019 के नवंबर महीने में भारत ने काला पानी को उत्तराखंड के हिस्से के रूप में दिखाते हुए एक मानचित्र प्रकाशित किया था। इस मानचित्र में नेपाल ने भी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एक नक्शा जाहिर किया, जिसमें कि काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया गया। ऐसे में बीबीसी की एक रिपोर्ट में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में लगभग 40 साल तक इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर त्रिरत्न मानंदर ने कहा था कि भारत का इस तरह का कदम गलत है और ऐसा करने से दोनों देशों के रिश्तों के बीच में संदेह पैदा होगा। प्रोफेसर आगे कहते हैं कि अगर भारत खुद को अखंड कहता है तो हम भी अखंड नेपाल का दावा कर सकते हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो समुद्रगुप्त के धर्मशास्त्र के एक अभिलेख कहता है कि नेपाल का देश कामरूप और कार्तिपुर के बीच स्थित है। कामरूप वर्तमान में असम है और कार्तिपुर कुमाऊं गढ़वाल बन गया है। इसका मतलब यह है कि आज नेपाल जितना बड़ा दिखता है उसकी तुलना में पहले ये बहुत बड़ा था। प्रोफेसर आगे कहते हैं कि अखंड भारत का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है। हाँ, कुछ पुराणों और कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा होती, लेकिन कई लोग अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद ही भारत को अखंड भारत मानते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में भारत जैसी कोई चीज थी ही नहीं। मध्य युग में ये अलग था, ब्रिटिश काल में भी ये अलग था। भारत 1947 में स्वतंत्रता के बाद ही अस्तित्व में आया। नए संसद भवन में अखंड भारत की भित्तिचित्र को लेकर नेपाल की तरफ से तो कई कड़ी प्रतिक्रिया आ ही रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने भी नक्शे पर आपत्ति जता दी। उनका कहना है कि अखंड भारत का अनावश्यक दावा भारत की विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है। ये देश न सिर्फ अपने पड़ोसी देश बल्कि अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान और संस्कृति को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है। बलोच ने आगे कहा कि अखंड भारत के विचार को भारत की सत्तारूढ़ पार्टी का तेजी से फैलना चिंताजनक विषय माना गया है। भारत को फिलहाल विस्तारवादी नीति के बदले अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। भारत में भित्तिचित्र पर प्रतिक्रिया क्या रही ये भी जान लेते हैं। भित्तिचित्र की तस्वीर साझा करते हुए भारत के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर पर लिखा था कि संकल्प स्पष्ट है, अखंड भारत। वहीं बीजेपी कर्नाटका शाखा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए भित्तिचित्र को लेकर कहा था कि हमारा गौरवशाली महान सभ्यता की ताकत का प्रतीक है। अब लुम्बिनी को लेकर ही बात कर लेते हैं। लुम्बिनी को लेकर काफी लोगों के बीच में इस समय विरोधाभास है। दरअसल यूपी के ककराहा गांव से 14 मील और नेपाल भारत सीमा से कुछ दूर पर बना रुमिनोदेई नामक गांव ही लुम्बिनी है, जो गौतम बुद्ध के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। लुम्बिनी
हिमालय की गोद में बसे देश नेपाल के दक्षिण में स्थित है। ये नेपाल के रुमेनदेही जिले में है। ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध परंपरा के अनुसार इसी स्थान पर रानी महामाया देवी ने 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। लुम्बिनी में कई पुराने मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक माया देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ कई देश और बौद्ध संगठन द्वारा बनाए गए नए बौद्ध मंदिर, स्तूप, स्मारक और मठ भी हैं। तो सीधी सी बात है, जहां एक तरफ नेपाल मानता है कि नेपाल कभी भारत का हिस्सा नहीं था, वहीं भारत कुछ क्षेत्र को बोलता है कि भाई यहां पर ये चीजें भारतवर्ष से जुड़ी हुई थी। सभी का अपना अपना विवाद है, सभी का अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग जो नेपाल से आए हैं भारत में रोजगार करने के लिए, उनके मन में भी इस पर को लेकर एक द्वेष पैदा होगा? क्योंकि वो अपने देश में भी इससे काफी सारी रकम भेजते हैं और उनकी रोजी रोटी भी भारत से ही चलती है। तो क्या वाकई में भारत और नेपाल के बीच में रोष पैदा हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।